खैबर पख्तूनख्वा के महकमा खुराक में बेकायदगियां कोई नई बात नहीं है, लेकिन बास बेकायदगियां ऐसी हैं जिससे दूर करने की कोशिश ही नहीं की गई। मिसाल के तौर पर जब गंदम खरीदी जाती है तो अक्सर औकात या तो वो एक्सपायर होने के करीब होती है या फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात में बेकायदगी हो जाती है। महकमा खुराक में पाई जाने वाली बेकायदगियों और बद इंतजामी के हवाले से हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ मुमताज मंगेश ने एक स्टोरी तैयार की। इस सिलसिले में उनसे बात करते हैं। जी मुमताज मंगेश, ये बताइएगा कि हम अक्सर सुनते हैं कि गोदामों में सरकारी गंदम पड़ी खराब हो जाती है, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐसी ही सूरत हाल है? शुक्रिया फरजाना, बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है और इससे तकरीबन मिलती जुलती सूरत हाल है। हम अगर जिक्र करें तो खैबर पख्तूनख्वा में जो माली साल था 2023 और 24, उसमें ये फैसला किया गया था कि 2 लाख मीट्रिक टन गंदम जो है वो पास्को से ख़रीदी जाएगी और इससे सूबे की ज़रूरियात जो हैं वो पूरी की जाएंगी। इसमें 2021 का 73,000 मीट्रिक टन दरामदशुदा गंदम और 2022 का 19,628 मीट्रिक टन गंदम भी शामिल था। अगस्त 2024 को ये महकमा खुराक को मालूम हो गया कि ये गंदम जो है इसकी 3 साल की जो शेल्फ लाइफ है वो मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा। लेकिन मतलब इसका ये था कि ये गंदम जो है वो एक्सपायर होने के करीब है। जिसके बाद फिर इसके बाद जो महकमा खुराक के हुकाम है उनको होश आया और इनको जल्दी से ये गंदम जो है वो निकालना पड़ा। लेकिन ये महकमे का मौक़िफ़ ये था कि ये गंदम 2023 में ख़रीदी गई थी। ट्रांसपोर्टेशन पे भी चंद महीने लगे, कोई 6 अरब रुपए की ये गंदम ख़रीदी गई थी। लेकिन फरजाना यहाँ सवाल ये है कि अगर ये गंदम 2023 में ख़रीदी गई थी तो इसका मतलब ये था कि 1 साल बाद ही फिर इसकी शेल्फ लाइफ मुकम्मल हुई थी। तो ऐसी गंदम क्यों ख़रीदी गई थी कि जिसका टोटल शेल्फ लाइफ जो है वो 1 साल से भी कम था, क्योंकि इसको डिस्पोज ऑफ करने में भी टाइम लगता है, इसको मिलों तक सप्लाई में। और इसकी सबसे बड़ी बात जो इसमें एक मसला होता है वो ये है कि इसको पंजाब से, चूँकि ये काफ़ी गंदम होता है, तो इससे 2 लाख मीट्रिक टन का गंदम बताया जाता है। तो 2 लाख मीट्रिक टन का गंदम खैबर पख्तूनख्वा पहुंचाने में काफ़ी टाइम दरकार होता है। उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट देने पड़ते हैं, टेंडर करने पड़ते हैं और उसके बाद फिर जाकर कई महीने उस पर लग जाते हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे। तो अगर शेल्फ लाइफ इसकी इतनी कम थी तो फिर इसको सप्लाई नहीं करना चाहिए था और फिर जब सप्लाई हो गया तो फौरी तौर पर इसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए था। लेकिन 2024 को ही, अगस्त 2024 ठेकों के ऊपर, क्योंकि किसी भी महकमे में जब ठेकों की बात आती है तो हमेशा हमने देखा है कि उसमें बेकायदगी नजर आती है। तो यहाँ पे भी क्या सिचुएशन ऐसी थी, महकमा खुराक के ठेकों में बेकायदगियां हुई हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे महकमा खुराक के जो ठेके दिए गए थे वो भी शफाफ इस लिहाज से भी नहीं थे कि 2023-2024 में पास्को के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। 1 लाख मीट्रिक टन गंदम जो है वो पास्को पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को सप्लाई होना था। गंदम की ट्रांसपोर्टेशन का जो ठेका था वो मुख्तलिफ कंट्रैक्टर्स को दिया गया था और वो कंट्रैक्टर्स इस बात के पाबंद थे कि वो 38 दिनों के अंदर अंदर खैबर पख्तूनख्वा को ये तमाम गंदम सप्लाई कर लें। लेकिन 38 दिन गुजरने के बाद मजीद चंद हफ्ते गुजर गए, जिसके बाद महकमा खुराक को ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने पड़े और ये मुख्तलिफ किस्म के दूसरे ठेकेदारों को ये ठेके दी गए। लेकिन सिर्फ ज़रीफ़ी ये है कि जो नए ठेकेदार आए उन्होंने भी मतलूबा मुद्दत में ये गंदम जो है ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सप्लाई नहीं की। 40 दिन से ज़्यादा गुजर गए, लेकिन 84% गंदम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा को ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकी। तो इजाफी मुद्दत गुजरने के बाद चाहिए ये शराइत रखी गई थी कि इतनी मुद्दत के अंदर आपने गंदम ट्रांसपोर्ट करनी है। तो जब ठेकेदार ने शराइत के मुताबिक गंदम ट्रांसपोर्ट नहीं की तो क्या उसको इस हवाले से कोई सजा वगैरह दी गई? जी फरजाना, होना तो ये चाहिए था कि कॉन्ट्रैक्ट पे बाकायदा तौर पे ये जिक्र होता है कि अगर 38 दिनों के अंदर अंदर ये गंदम सप्लाई ना की गई तो चाहिए था कि हर रोज के हिसाब से उनसे जुर्माना लिया जाता। और जब हिसाब लगाया गया तो उस लिहाज से ये जुर्माना तकरीबन 6 करोड़ 56 लाख रुपए बनता था। अच्छा। लेकिन बजाय इसके कि ये जो जुर्माना था ये इन ठेकेदार से लिया जाता और बाकायदा तौर पे उनको पाबंद बनाया जाता कि वो उसके बाद फौरी तौर पर ये गंदम खैबर पख्तूनख्वा को सप्लाई कर लें। ना तो वो गंदम खैबर पख्तूनख्वा को बर वक्त सप्लाई हो सकी और ना ये जो 6 करोड़ 56 लाख रुपए थे
ये इनसे वसूली हो सकी। तो यूं खजाने को 6 करोड़ 78 लाख रुपए का इजाफी नुकसान पहुंचा। एक तो मतलब देर से ये गंदम पहुंचाई गई, और दूसरी बात जो वो ये थी कि ये जुर्माना भी इनसे वसूल नहीं किया जा सका। और फिर इससे उसमें एक और चीज ये थी कि जब ठेकेदार बदल गया तो रेट भी बदल गए। तो यूं हम कह सकते हैं कि दो तरह से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और महकमा खुराक को नुकसान उठाना पड़ा। एक तो जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए तो जाहिर है वो जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स को दिए गए तो उसके रेट ज़्यादा थे, और पहले जो रेट थे वो इससे काफ़ी कम थे। तो और दूसरी जो बात थी वो ये थी कि मतलब रोजाना के हिसाब से उन पे जो जुर्माना आयद किया गया वो भी इनसे नहीं लिया जा सका। मुमताज, तो ये तो हुकूमत ये जो है नुकसानात बर्दाश्त कर रही थी, दूसरी जाने माजी में हुकूमत ने इंसाफ फूड कार्ड शुरू किया था और उसका ऐलान किया था, तो उसका क्या बना फिर? जी फरजाना, ये तो एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट इसका वो बताऊं। ये साल 2021-22 में जब महमूद खान की हुकूमत थी तो उस वक्त आतिफ खान जो है वो वजीर खुराक थे, और उसने बड़ा चढ़ा कर ये बयान किया था कि जिन लोगों की 25,000 से कम आमदनी है उनको हम हर महीने तकरीबन 2100 रुपए जो हैं वो इंसाफ फूड कार्ड दे रहे हैं, वो इसमें कैश उनको मिलेगी। बल्फाजी दीगर वो ये कहा गया था कि ये इन्फ्लेशन चूंकि उसकी शरह बढ़ गई है तो इसको रिलीफ देने के लिए हर उस शहरी को रिलीफ दिया जाएगा। कोई 10 लाख के करीब खानदान थे, उनको ये इंसाफ कार्ड दिया जाना था, लेकिन 3 साल का अरसा उसके बाद गुजर गया था और ये इंसाफ कार्ड जो है ये इनको ना इंसाफ कार्ड मिल सके और ना इनको कोई रिलीफ मिल सका। और ये इंसाफ कार्ड के लिए मजे की बात यह है कि नाइंसाफी कर दी गई है। ये बिल्कुल इंसाफ कार्ड के साथ इतनी नाइंसाफी की गई कि 50 करोड़ रुपए की रकम जो है ये इब्तिदाई तौर पर इसके लिए मुख्तस की गई थी, और इसकी मंजूरी उस वक्त के वज़ीर आला ने 13 दिसंबर 2022 को दी थी। महकमा खुराक ने बैंक ऑफ खैबर के साथ एक बाकायदा तौर पर कॉन्ट्रैक्ट भी किया था, और उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक महकमा फाइनेंस ने 50 करोड़ रुपए बैंक ऑफ खैबर को रिलीज कर दिए थे, वो उसके अकाउंट में जमा किए गए थे। एक तो ये था कि ये लोगों को ये रिलीफ उस वक्त नहीं मिल सका, इसका जो दावा किया गया था वो दावा पूरा नहीं हुआ। दूसरी जो इसमें जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि इस 50 करोड़ रुपए को बैंक ऑफ खैबर के एक करंट अकाउंट में रखा गया, तो अगर इसको 3 साल तक इन पैसों को सेविंग अकाउंट में रखा जाता तो उससे न सिर्फ ये कि बचत हो सकती थी बल्कि उस पर तकरीबन 18 करोड़ 89 लाख रुपए का मुनाफा भी हासिल होता। यूं महकमे ने अपने आप को इस मुनाफे से भी महरूम किया, और ये रकम चूंकि स्टेगनेंट रही इसलिए इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ना तो शहरियों को इससे रिलीफ मिल सका और ना ही जो मुनाफा है वो आया, उल्टा इस पैसे की जो वैल्यू थी वो डिवैल्यू हो गई, और 18 करोड़ 89 लाख रुपए के करीब लगभग तकरीबन जो मुनाफा है तो उससे ये महकमा जो है महरूम हो गया। तो ये इस किस्म की जो बेकायदगियां थी ये, क्योंकि और फिर जिक्र भी हम महकमा खुराक का कर रहे हैं, तो मुझे सिर्फ इतनी बात बताइए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में फूड बिजनेस के लिए ना लाइसेंस जारी किए जाते हैं, तो हमें पता चला है कि इसके अंदर भी बेकायदगियां हुई हैं, तो क्या ऐसा ही है? बिल्कुल फरजाना, ऐसा ही है। ये फूड लाइसेंसेस जो होते हैं ये दरअसल एक आइडिया था, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दिया था कि जितने भी लोग हैं जो फूड के बिजनेस से वाबस्ता हैं उनको ये लाइसेंस 2 साल की मुद्दत के लिए दिए जाएंगे, और इस लाइसेंस का फ़ायदा ये था कि मतलब जितनी भी फूड के बिजनेस से वाबस्ता लोग थे वो चैनलाइज हो गए थे, और उनका बाकायदा तौर पर इस डिपार्टमेंट के पास रिकॉर्ड मौजूद हुआ था। इसकी जो फीस थी वो भी इतना ज़्यादा नहीं थी, 10,000 रुपये इसके लिए फीस रखी गई थी, और हर 2 साल के बाद ये जो लाइसेंस थे इनकी तजदीद होनी थी। लेकिन अलमिया ये हुआ कि 21,000 के जो लाइसेंस जारी किए गए, 21,000 उनकी तादाद थी और उसमें एक की भी तजदीद ना हो सकी। उसके बाद 2 साल गुजर गए, 2 साल के बाद फिर मजीद भी कई साल गुजर गए, लेकिन इसकी तजदीद ना हो सकी। तो फीस जमा ना होने की वजह से इस महकमे को तकरीबन 21 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अगरचे उस वक्त बड़ा बढ़ा चढ़ा कर यह बयान किया गया था कि इससे जो महकमे के रिसोर्सेज है उसमें भी इजाफा होगा, और ये जो फूड बिजनेस से वाबस्ता लोग हैं ये भी बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड में आ जाएंगे, और बाकायदा तौर पे सबको पता होगा कि कौन किस किस्म का बिजनेस कर रहा है, ताकि उन पे चेक भी रखा जा सके और उन पे जो है वो एक बाकायदा रिकॉर्ड में भी मौजूद हो। लेकिन ना तो इनकी कोई रिकॉर्ड बन सकी और ना ही वो जो लाइसेंस थे उसकी बाकायदा तौर पे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकी।